बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस बड़ी ख़बर की जो हेडलाइन मैंने निकाली है कि इस ख़बर के बाद बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की गारंटी, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का गारंटर या ज़ामिन कौन होगा। तो आप नाज़रीन को बताएँगे कि ये डेडलॉक का क्या मामला है, कैसे डेडलॉक पैदा हुआ, किसकी वजह से पैदा हुआ, और अब इमरान ख़ान से गारंटी क्या मांगी गई है, किस मामले पे गारंटी मांगी गई है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इमरान ख़ान साहब के वकील की क्या इस्तदा थी और उस इस्तदा को चीफ जस्टिस ने क्यों मुस्तरद कर दिया। फैसल वाडा साहब का एक नया दावा सामने आया है। अब वो क्या क्लेम कर रहे हैं, किस हवाले से क्लेम कर रहे हैं, इस पर भी हम कब बात करेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज आपने ये नोट किया होगा कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट की हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स की हो, आज आपने देखा कि इद्दत निकाह का केस था इमरान खान साहब का, लेकिन मीडिया पे वो नहीं चला कि क्या समाअत हुई, क्या दलाइल हुए, जज साहब के क्या सवालात थे। इसी तरीके से साइफ़र का केस भी हुआ। वो साइफ़र का केस जिसमें प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने दलाइल दिए, और बड़े अच्छे दलाइल दिए, बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। मैं समझता हूँ कि जो एक पहलू अभी तक हामिद अली शाह साहब जो है कोर्ट के सामने नहीं लेके आए थे, आज नकवी साहब ने वो पहलू भी अदालत के सामने रखा है। लेकिन इन केसेस की जो डिटेल है आपने नेशनल मीडिया पे नहीं देखी होंगी। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि गुज़िश्ता रात जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया, बल्कि परसों रात जो नोटिफिकेशन जारी किया कि आप सिर्फ कोर्ट ऑर्डर जो है उसको रिपोर्ट करेंगे, अदालती प्रोसीडिंग, जज साहबान के रिमार्क्स, जज साहबान के सवालात, वकला के दलाइल, उसको जो रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो कल तो ये रिपोर्ट हुआ, लेकिन आज पैमरा की तरफ से जिन चैनल्स ने अदालती प्रोसीडिंग को रिपोर्ट किया था, उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए कि हमने तो ये कॉरिजेंडम जारी किया था, आपने फिर अदालती कार्रवाई को कैसे रिपोर्ट किया। तो आज आपने देखा कि पैमरा के उन नोटिस के बाद कोई चैनल भी अदालती कार्रवाई नहीं दिखा रहा था, अदालती कार्रवाई नहीं बता रहा था कि कमरा अदालत में, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में जहाँ इद्दत निकाह केस की समाअत हुई, और जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे किन मुकदमात की क्या समाअत हुई। तो ये जो नाज़रीन पैमरा का नोटिफिकेशन है, उससे, क्योंकि ये डायरेक्टली कोर्ट रिपोर्टर की नौकरियों पे हमला है, उस पर अटैक है, तो कोर्ट रिपोर्टर्स ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर की तंजीम है, उनके तरफ से ये पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में भी पैमरा के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। लेकिन आज हमने जो अपील दायर, अपना रिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, उस रिट के साथ 15/3/2023 का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है कि पैमरा इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी करके जो कोर्ट से मुतल्लिक मामलात हैं, उन प्रोसीडिंग को, उन मामलात की रिपोर्टिंग को करटेल नहीं कर सकता। तो इम्कान है कि कल इस केस की समाअत होगी, और चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से सहाफ़ियों की तंजीमों को और जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अगर किसी को जज साहब का कोई रिमार्क्स सही नहीं लगता या किसी वकील की दलील अच्छी नहीं लगती, तो आप टीवी चैनल के साथ बात करें, पैमरा वाले टीवी चैनल से बात करें, तो उनसे कहें कि आप इन पैरामीटर्स के ऊपर देख लें, ये चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट कर रही हैं या मुल्क में इश्तियाल अंगेज़ी का बायस बन रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्टर हैं नाज़रीन, वो रिपोर्टर जो जज साहबान अंदर कहते हैं, जो अंदर बात होती है, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर ये सारी प्रोसीडिंग पे पाबंदी लगा देंगे तो फिर टीवी चैनल मालकान को कोर्ट रिपोर्टर रखने की ज़रूरत क्या है। निकाल बाहर फेंकेंगे। पहले बेरोज़गारी है, मुआशी हालात पहले ही तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ज़िद की वजह से कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, पहले ही ख़राब है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है।
गो कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि मईशत को संभाला दिया जाए, सियासी हालात को संभाला दिया जाए, लेकिन जब एक सियासी जमात ये कह रही हो कि हम इनकलाब लेके आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से इनकलाब आएगा, तो इस्तेहकाम कैसे आएगा मुल्क में। लेकिन बहरहाल बात हमारी दूसरी तरफ चले गई। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्कान है कि कोर्ट रिपोर्टर की दायर की गई ये जो पिटीशन है ये ज़ेर समात आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो इद्दत निकाह का केस था जिसका आज फैसला महफूज कर लिया गया है, अब ये महफूज किया गया फैसला नाज़रीन 29 मई को अनाउंस किया जाएगा, यानी अगले हफ्ते ये महफूज किया गया फैसला जज शाहरुख अंजुमन साहब जो है अनाउंस कर देंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो साइफ़र केस की समाअत हुई। साइफ़र केस की समाअत में जहाँ इमरान खान साहब के वकील की इस्तदा को रद्द किया गया, वहीं प्रोसिक्यूशन की एक दरख्वास्त को भी अदालत ने मुस्तरद किया है। तो अदालती कार्रवाई आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि खान साहब के वकील क्या मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया, और प्रोसिक्यूशन क्या इस्तदा कर रहे थे। अदालती कार्रवाई के नाज़रीन आगाज़ हुआ तो जुल्फ़िकार नकवी साहब ने जज साहबान को बताया, दौरकुनी बेंच को, कि मुझे जो मरकज़ी प्रोसिक्यूटर हैं जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, उन्होंने कहा है कि मैं दलाइल दूँ, उनकी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, तबीयत की नासाजी की वजह से वो आज अदालत में नहीं आ सके। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि स्टेट काउंसिल किधर हैं, उनको बुला लें, क्या वो अपना जो बयान हल्फी है वो भी देना चाहेंगे, और स्टेट काउंसिल ये भी बताएं कि क्या कभी पहले उन्होंने इमरान खान साहब के साइफर्स के केस से हट के किसी कत्ल केस का ट्रायल किया है, मर्डर केस का ट्रायल किया है। उसमें नाज़रीन स्टेट काउंसिल ने कहा कि सरकार के वकील के तौर पे तो मैंने मर्डर केस का ट्रायल नहीं किया, लेकिन प्राइवेट वकील के तौर पे मैंने ऐसे केसेस किए हैं, मर्डर ट्रायल किए हैं। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे ये पूछा, अपने जो स्टेट काउंसिल वहाँ पे मौजूद थे, कि मुल्ज़मान का मौक़िफ़ ये है, अपना काजी फैसल साहब कह रहा हूँ, आमिर फारूक साहब ने कहा नकवी साहब से कि मुल्ज़मान का मौक़िफ़ ये है कि उनको दिफा का मौका नहीं दिया गया, और सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, आमिर फारूक साहब ने कहा कि उन्होंने अपने दलाइल में जो आपने शवाहिद पेश किए उनको कमज़ोर किया है। अच्छा वहाँ जो कोई डेवलपमेंट हुई है, वो जो सरदार गवर्नर साहब हैं पंजाब के, जो बिल डेफमेशन का भेजा गया था, अभी मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चीज़ें भी समझ चल रही हैं कि हद तक इज़्ज़त का बिल दोबारा देखना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, हद तक इज़्ज़त बिल पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है, और हद तक इज़्ज़त बिल पर जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये इस किस्म के बयान आ रहे हैं, तो लगता है कि शायद गवर्नर साहब इस बिल पर सिग्नेचर ना करें। अब आ जाते हैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग की डिटेल पे। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो साइफर केस का ट्रायल हुआ वो ठीक नहीं था, उसको रिमांड कर दें? नकवी साहब ने कहा कि अब नकवी साहब ने, जो मैंने आगाज़ में कहा कि वो तमाम चीज़ें जो अभी तक अदालत के सामने नहीं रखी गई थी, उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में 3 मरहले हुए, हर मरहले में तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 55 से ज़ायद मुख्तलिफ मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें साइफर ख़ुसूसी अदालत में दायर की गईं, और ट्रायल ये चलने नहीं देते थे, अदालत वक्त पर आते नहीं थे और जिरा भी नहीं करते थे, और 50% से ज़ायद जो दरख्वास्तें हैं वो तीसरे मरले में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने दायर की। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि इस केस को रोज़ाना क्यों चलाया गया, और मुल्ज़मान का कहना है कि उनको फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला। नकवी साहब ने कहा कि ट्रायल बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, ट्रायल में कोई ऐसा नक्स नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पे केस चलाने की जो डायरेक्शन है वो इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दी थी। वैसे नाज़रीन, जो फेयर ट्रायल की बात होती है उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरी राय है, मौक़िफ़ तो नहीं हो सकता, कि फ़ेयर ट्रायल सिर्फ मुल्ज़म का नहीं होता, फेयर ट्रायल रियासत का भी होता है। अगर रियासत ने, जैसे कि ये FIA का केस है, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी इसमें कंप्लेनेंट थे इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस में, तो अगर मुल्ज़म का फेयर ट्रायल का हक़ है तो दूसरी तरफ का भी फेयर ट्रायल का हक़ है, उसको भी 10 डे मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि विंटर वेकेशन की तातीलात का नोटिफिकेशन हुआ, क्या उसका इतलाक़ नहीं होता था ख़ुसूसी अदालत पे? इस पर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि ख़ुसूसी अदालत के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं, ख़ुसूसी अदालत वजारत कानून के अंडर आती है, और उस पर छुट्टियों का नोटिफिकेशन उस तरीके से उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि ख़ुसूसी अदालत के जो जजेस हैं वो टर्न बाई टर्न जो है वो छुट्टियाँ करते हैं। गुल हसन साहब ने कहा कि इस केस में आप जो ट्रायल है वो इतना तेज़ी से क्यों कर रहे थे,
اور چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں جو نقوی صاحب آپ دلائل دے رہے ہیں، آپ فیصلے کا دفاع کر رہے ہیں. آپ سے آغاز میں پوچھا گیا تھا کہ آپ دفاع کریں گے، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس فیصلے کا دفاع کریں گے. تو اب آپ نے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا دفاع کرنا ہے. پراسیکیوٹر نے کہا، ذوالفقار نقوی صاحب نے، کہ روزانہ ٹرائل کا فیصلہ اس عدالت نے بھی دیا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل چلائیں، اور جب ان کے وکلاء تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے تو اسٹیٹ کونسل تعیناتی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اچھا، سلمان صفدر صاحب نے یہاں پہ اعتراض کیا. سلمان صفدر صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ پراسیکیوٹر کے جو دلائل ہیں وہ لمبے ہو رہے ہیں، ان کو مختصر کیا جائے. لیکن عامر فاروق صاحب نے کہا کہ سلمان صاحب آپ بیٹھ جائیں، ہم اس کیس کو چلا رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے اس کو دیکھیں گے. ہمارے سے تو نقوی صاحب نے التجا کی تھی، ہم نے ان کا التوا نہیں لیا، تو ان کو اپنے دلائل مکمل کرنے دیں. یعنی سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے دلائل ختم کریں اور جواب میں ان کو سن لیں، سلمان صفدر صاحب کو سن لیں. عامر فاروق صاحب نے یہ پریئر ان کی رد کر دی. جیسے پراسیکیوٹر صاحب نے کہا تھا نقوی صاحب نے کہ آئیں گے اپنے حامد علی شاہ صاحب وہ دلائل دیں گے، تو یہ بات نہیں مانی گئی ان کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، اور ریمانڈ والی بات بھی نہیں مانی گئی. اور ریمانڈ کے حوالے سے آج جو آبزرویشن سامنے آئی ہیں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ریمانڈ کو نہ جائے، اس کیس کا فیصلہ ہی ہو. یہ میری ایک رائے ہے، مجھے لگتا ہے فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، جج صاحبان نے کرنا ہے. اور پھر ناظرین، پروسیکیوٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ لطیف کھوسہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل تھے، وہ کمرہ عدالت میں آتے ہی نہیں تھے، وہ آ کے پیش ہی نہیں ہوتے تھے. چیف صاحب نے پوچھا دوسری سائڈ سے بھی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ شاہ محمود قریشی کے وکیل لطیف کھوسہ تھے؟ تو پھر پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ ایک نہیں کئی وکالت نامے آتے تھے، روز یہاں وکالت نامہ آ جاتا تھا. پھر ناظرین، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا پراسیکیوٹر سے، بھی آپ اپنا پلان بتا دیں، آپ نے کتنے مزید دلائل دینے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا. تو پھر عدالت نے منگل تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا. 1 گھنٹہ آئندہ سماعت پہ پراسیکیوٹر لیں گے، اور 45 منٹ میں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، اور شاہ محمود قریشی کے جو وکیل ہیں، ان کو 45 منٹ دیے گئے ہیں کہ وہ جواب میں اپنے جو دلائل ہیں ان کو کنکلوڈ کریں گے. اب دیکھتے ہیں منگل کو کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور چھوٹی سی عدالتی کارروائی، لاہور ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹریبونل ہے، میاں محمود رشید کی جو درخواست ہے کہ انہیں ہروایا گیا ہے، ان کے مقابلے میں جو ملک خالد پرویز کھوکھر تھے نون لیگ کے، وہ ہارے ہوئے تھے. فارم 45 میں، فارم 47 میں ان کو جتوا دیا گیا. تو آج الیکشن ٹریبونل نے میاں محمود رشید کی اپیل پہ سماعت کرتے ہوئے نون لیگ کے ملک خالد پرویز کھوکھر کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین جو میں نے لکھا کہ ڈیڈ لاک، اور کیا اس خبر کے بعد عمران خان کی گارنٹی کون دے گا. یہ ناظرین خبر اسی ملاقات سے جڑی ہے جو کل اسلام آباد کے G64 سیکٹر میں تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی. اس ملاقات کا ایک پورشن تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں کہ جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ایسی کمیٹی بنائیں جو بااختیار ہو. ایک تو ناظرین یہ پورشن ہو گیا. اس کے علاوہ ناظرین ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک انصاف نے انگیج کیا، اسد کیسر صاحب سب سے پہلے گئے تھے مولانا صاحب کے پاس، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اکیلے، مولانا صاحب نہیں آئے تھے میڈیا پہ، لیکن اسد کیسر صاحب نے کی تھی. لیکن اسد کیسر صاحب کا ویلکم مولانا صاحب نے بڑا اچھا کیا تھا. اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس میں گارنٹر جو تھے ان مذاکرات کے، وہ اسد کیسر صاحب نے اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی. لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد کیسر صاحب جب مولانا صاحب کے ساتھ انگیج ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، تو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی من گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا جو کہ مولانا صاحب کے خلاف تھا، مولانا فضل الرحمان کے خلاف تھا، کہ وہ اپنا ریٹ بڑھوانا چاہتے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کے بعد JUI کا جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کا بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ یہ کس قسم کے بیانات ہیں، اور پھر انہوں نے گنڈا پور صاحب کو جواب بھی دیا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا اپنا ریٹ لگوانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ناظرین مولانا صاحب خفا بھی تھے. تو کل جب ملاقات ہوئی اس تحریک کو لے کے چلنے کی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اب اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تحریک میں اگر ہم شامل ہوتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کوئی مذاکرات ہوتے ہیں،
या आपके और हमारे, हम और आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा जब तहरीक चलाएंगे कि वो तहरीक के किसी मौके के ऊपर अलग अलग रास्ता ना अख्तियार कर लें। जैसे अलीमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि मौलाना साहब तो रेट लगवाना चाहते हैं, इसकी गारंटी कौन देगा। असद कैसर साहब अपनी गारंटी पहले गवा चुके थे। तो अब नाज़रीन जो ज़राए बताते हैं कि अब ये गारंटी जो है तहरीक इंसाफ में तो कोई ऐसा कोई बड़े कद काट का लीडर नज़र नहीं आता। तो उसमें नाज़रीन अब ये ज़राए बताते हैं कि ये गारंटी जो है वो महमूद खान अचकज़ई को देना होगी। और महमूद खान अचकज़ई से मौलाना फजल रहमान ऐसी गारंटी लेंगे, अगर अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ या इमरान खान की गारंटी देते हैं, वो ऐसी गारंटी लेंगे कि अगर एक मौके पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके तहरीक चल रही है, खान साहब अड़ जाते हैं, खान साहब साथ नहीं चलते, क्योंकि तहरीक में तो सब मुतफिक का फ़ैसला होता है, अक्सरियत का फ़ैसला होता है, खान साहब अकेला फ़ैसला करते हैं या हमारे फ़ैसले को वेटो कर देते हैं, तो फिर ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो अचकज़ई साहब से ये गारंटी लेंगे कि फिर आप हमारे साथ चलेंगे। और नाज़रीन ज़रा ने यह भी बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो तबीयत है वो ड्राइविंग सीट पे हमेशा बैठते हैं। तो मौलाना साहब को अगर तहरीक इंसाफ अपने साथ लेके आए और मौलाना साहब के साथ इनकी बातचीत बन गई, बातचीत चल पड़ी, मामलात आगे चल पड़े, तो मौलाना फजल रहमान साहब पीछे नहीं होंगे। और उन्होंने मिसाल दी कि जैसे PDM में नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना साहब थे, लेकिन जो ड्राइविंग सीट पे थे वो मौलाना फजल रहमान थे। सब मौलाना की बात करते कि मौलाना साहब जो कहेंगे, मौलाना साहब जो करेंगे, मौलाना साहब सदारत करेंगे। तो यहाँ पे अचकज़ई साहब साथ तो होंगे, मौलाना साहब के बराबर के साथ होंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे मौलाना फजल रहमान होंगे। तो ये भी देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान को ड्राइविंग सीट देंगे। और इसमें नाज़रीन एक और भी चीज़ है, एक और भी नुक्ता जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि तहरीक इंसाफ कहती है कि फार्म 45 में हम जीते हैं, 47 में हमें हरा दिया गया, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ ये है कि नए सिरे से इंतखाबात करवाए जाएँ। तो देखते हैं कौन गारंटी देता है, कैसे गारंटी देता है। और ये जो एक इख्तलाफ है कि मौलाना साहब कहते हैं कि PTI को जितवाया गया है और PTI को जितवाने के लिए हमारे साथ धांधली की गई है और नए सिरे से इलेक्शन होना चाहिए। इन इख्तलाफात का भी तहरीक में शामिल होने से पहले मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ इसका क्या फ़ैसला करते हैं कि कैसे चलना होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है, फैसल वाडा साहब ने एक दावा किया है। वो दावा नाज़रीन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन SIFC का इजलास 25 मई को तलब कर लिया गया है और इसमें तहरीक इंसाफ ये एतराज़ उठा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अलीमीर गंडापुर साहब, उनको SIFC के इजलास में नहीं बुलाया गया और ये तासुब वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत के साथ, ये बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो फैसल वाडा साहब ने आज एक नया दावा किया है। वो ये कहते हैं कि PTI ने परवेज़ इलाही की कुर्बानी का सिला ये दिया है, मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, कि हमाद अज़हर की लॉन्चिंग कर दी गई है। यानी वो ये कह रहे हैं फैसल वाडा के परवेज़ इलाही ने अब तक जो कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करके कुर्बानियाँ दी हैं, उसका सिला ये दिया है कि हमाद अज़हर की लॉन्चिंग कर दी गई है। बहादुरी के नाम पर रचाए जाने वाला ये ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। यानी तहरीक इंसाफ को ये खौफ है, फैसल वाडा साहब का दावा है कि परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ पंजाब पे कब्ज़ा कर लेंगे। और फिर वो आगे कहते हैं कि जो मफरूर ख़ुद बाहर आकर छुप रहा है, यानी हमाद अज़हर जो बाहर आए अब छुप रहा है, वो ये बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद से जल्द मंजर आम पे आएगा। और फैसल वाडा कहते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि मुराद सईद जो हैं जल्द मंजर आम पर नहीं आएगा। तो ये फैसल वाडा साहब ने मुराद सईद के हवाले से कह दिया कि वो जल्द मंजर आम पे नहीं आएंगे। और दूसरा जो हमाद अज़हर साहब की अपीयरेंस हुई है, अपीयरेंस के बाद वो दोबारा डिसअपेयर हो गए हैं, इस पे फैसल वाडा साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब से ख़तरा भांप के पंजाब में ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए हमाद अज़हर साहब को लॉन्च किया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।